स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे राज्यपाल से संबंधित सवालों को, जिसमें पहले की 2 वीडियो जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज हम उससे आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 200 और 201 से संबंधित जो भी उसमें चर्चा की गई थी, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी आर्टिकल 200 और 201 की, और उसको प्रेजेंट टाइप में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उससे भी जोड़कर हमने जो है उसको समझा था। तो ये सवाल भी क्या कह रहा है, ये सवाल भी विधेयक से संबंधित है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो राज्यपाल है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 257, आर्टिकल 213, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 256। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 200। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 203 या आर्टिकल 202। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 201, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जो इससे पहले का सवाल था वो क्या कह रहा था, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 200 में, जबकि जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति वो बात कही गई है आर्टिकल 201 में। तो ये बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है, तो आप इसको याद रखना कि अगर इस तरह आता है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख रहा है तो वो जाएगा आर्टिकल 200 में, और राष्ट्रपति जब उस पर निर्णय लेंगे तो वो होगा आपका आर्टिकल 201। देखते हैं अपना अगला सवाल। संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो आपके ऑप्शन है 361 का अ, 361 का 1, 361 का 2 या 361 का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 361 का 3। तब बात करते हैं आर्टिकल 361 की। तो आर्टिकल 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित जो चर्चा की गई है इसमें, तो इसका क्लॉज 2 कहता है राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है क्या, राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि यानी उसका कार्यकाल के दौरान किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार की जो दंडिक कार्रवाई है वो क्या नहीं की जाएगी, चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 361 का क्लॉज 2। अब आर्टिकल 361 का क्लॉज 3 क्या कहता है? ठीक है, तो आर्टिकल 361 का 3 जो कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की जो पदावधि है, ठीक है, उसके दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि लेकिन जो सिविल अगर कोई कार्रवाई है वो जो राज्यपाल है उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई उसका व्यक्तिगत मामला है तो जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। तो ये बात किस में की गई है? आर्टिकल 361 के क्लॉज नंबर 3 में, जबकि इसका क्लॉज नंबर 4 जो है वो व्यक्तिगत इसकी कार्रवाई से संबंध रखता है, जहाँ पे राज्यपाल के विरुद्ध जो कार्रवाई है कौन सी, जो सिविल कार्रवाई है। यानी कि इसमें क्या होता है, फिर जो कुछ शर्तें हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं, तभी आप जो है उसके विरुद्ध ये जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। तो ये बात की गई है इसके क्लॉज 4 में, जो क्या कहता है कि सबसे पहली शर्त क्या है कि लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। ठीक है, आर्टिकल 361 का 4, जिसमें पहला है कि जो लिखित सूचना है वो देनी होगी। जो दूसरी बात इसमें कही गई है वो है कि ऐसी सूचना के बाद कम से कम, देखिए किसके बाद, सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना पड़ेगा। कितने महीने का?
2 महीने का। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? लिखित सूचना। सूचना कैसी? लिखित। ठीक है, दूसरी कंडीशन 2 महीने का समय देना होगा। ठीक है, सूचना के बाद कम से कम। और तीसरा जो है वो है कि जो सूचना में जो पक्षकार है, यानी जिसने कि मतलब ये जो कार्रवाई है उसका दावा करने की जो बात कही गई है इसमें, तो जो पक्षकार है यानी वो आदमी जो सिविल कार्रवाई इस पर शुरू करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि उसको अपना नाम, ठीक है, अपना पता, कार्यवाही की प्रकृति, ठीक है, क्या? कार्यवाही की प्रकृति, ठीक है, इसके अलावा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना पड़ेगा, यानी जो उसने अनुतोष मांगा है उसका विवरण जो है उसको देना पड़ेगा। तो 3 शर्तें फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, और ये बात कही गई है आर्टिकल 361 के क्लॉज 4 में कि अगर राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्य के संबंध में जो है, ठीक है, ये जो उन्मुक्ति दी हुई है उसे, ये जो फ्री है कि उसको कोई गिरफ्तारी या कारावास की जो आदेशिका है वो नहीं निकाली जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत कार्य के मामले में यहाँ पे ये जो पावर है वो सीमित है कि अगर कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है व्यक्तिगत कार्य के संबंध में, अगर कोई अनुतोष का दावा करता है और सिविल कार्रवाई शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। लेकिन किसी आपराधिक मामले की सुनवाई से उसको छूट प्राप्त है। ठीक है, तो आपराधिक मामले से सुनवाई की बात की जाती है तो छूट है, और अगर सिविल कार्रवाई की बात की जाती है तो वहाँ पे उसको जो है 3 शर्तें फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, तो ये था सवाल। अब हम बात करते हैं आगे के सवाल की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की जो शक्ति के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यानी विधानमंडल जो विधेयक पारित करते हैं और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा जो आरक्षित करने की शक्ति है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, उनमें बताने की सही स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो। ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो। ऑप्शन सी, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। या फिर डी, यदि विधेयक भारत के संविधान के आर्टिकल 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक को आरक्षित रखता है तो जो विधेयक आरक्षित रखा जाता है वो क्या होना चाहिए? अगर उसको लग रहा है कि ये नीति निर्देशक तत्व है उसको परोक्ष रूप से विरुद्ध है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, या फिर कोई ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, या फिर यदि हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है इस तरह का कोई विधेयक हो, या फिर भारत के संविधान का जो आर्टिकल 31(3) है के तहत जो संपत्ति के अनिवार्य जो अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल उससे संबंधित हो, तो इस तरह की अगर बातें हैं तो राज्यपाल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है। ठीक है, देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में, ठीक है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को आर्टिकल 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की जो शक्ति है राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन है। किसमें? यानी कि जो राष्ट्रपति के लिए जो बिल जो है राज्यपाल आरक्षित रखता है यह उसकी स्वविवेक की शक्ति, यानी वो उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विधेयक निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी हमने बात की तो देखिए वापस एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कि विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो, यानी उसे दिख रहा है कि ये असंवैधानिक है। दूसरा, देश में व्यापक हित से संबंधित हो, या फिर परोक्ष रूप से जो डीपीएसपी हैं उनके विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या फिर जो हाई कोर्ट की स्थिति को क्या हो, खतरे में डालता हो, या फिर विधेयक जो है आर्टिकल 31(3) के तहत जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि विधेयक विचारार्थ रोकना, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए रोकना
निश्चित रूप से राज्यपाल का विवेक अधिकार है। तो इसको आप याद रखना, अगर ये इस तरह के स्टेटमेंट में आता है तो ये जो विधेयक को आरक्षित रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए, ये उसका कौन सा अधिकार है? विवेक अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ और विवेक अधिकार शक्तियाँ। तो देखिए संविधान में इस पर स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को कब तक रोका जा सकता है तथा कब तक इसे वापस आ जाना चाहिए। तो इसी पर अभी डिबेट शुरू हुई थी, जिस पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा की थी हमने, तो आप उसको देख सकते हो। अगला सवाल है हमारा, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, ठीक है, जो हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, ठीक है, तो राजस्थान का राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या करेगा? ऑप्शन 1, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व हाई कोर्ट की सलाह लेगा तथा उसे सलाह के अनुसार काम करेगा। दूसरा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन 3, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा या फिर विधेयक को अनुमति देगा। अब देखिए, आप सोचिए, अभी हमने ऑलरेडी वैसे चर्चा कर चुकी है, फिर भी देखिए कि अगर कोई ऐसा विधेयक है जो हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचा रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल क्या करेगा उसको? अभी हमने बात की, 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि राज्यपाल जो है वो विधेयक को अनुमति नहीं देगा और क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख देगा। तो फिर निर्णय कौन लेगा इस पर? राष्ट्रपति लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो देखिए सीईटी में अभी पूछा गया सवाल है 2023 में। तो ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार, राज्य की जनता या मंत्री परिषद। तो देखिए, जब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो मंत्री परिषद की सलाह नहीं लेते, और जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है। ये हम पिछली वीडियो में इस पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। लेकिन अगर वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यानी खुद के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? तो वो संघीय सरकार यानी जो केंद्र सरकार है उसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है। उसे इस संबंध में मंत्री परिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनका उस पर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखा जाता है कि जब सेंटर में और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं, बजाय अगर दोनों जगह सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल है हमारा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 213, आर्टिकल 200, आर्टिकल 210 या आर्टिकल 215, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 कहता है कि जो राज्यपाल है उसके पास क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। और यह शक्ति कौन सी है? उसकी एक तरीके से विधायी शक्ति है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 213 की। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो विधानमंडल के विराम काल में, यानी कि जब विधानमंडल का जो सत्र है वो नहीं चल रहा है, राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह, अगर डेज में पूछे तो 42 डेज, ठीक है, तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है, यानी कि ये एक्ट कब बनेंगे? जब विधानमंडल इनको स्वीकृति दे दे। कब? 6 सप्ताह तक। तो 6 सप्ताह तक तो ये बने रह सकते हैं, लेकिन जब विधानमंडल जो है वो सत्र में आ जाती है, यानी सत्र स्टार्ट हो जाता है, तब इसको अगर आप कानून के
तरह इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे अनुमोदन करना ज़रूरी होता है, या उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। अब क्या हो सकता है, इसको स्वीकार भी किया जा सकता है अध्यादेश को, और अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल 213। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 213 के बारे में, कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 213 है क्या है, एक तरीके से विधायी शक्ति होती है राज्यपाल की, और कब इसको जारी किया जाता है, जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता। ठीक है, तब राज्यपाल के पास ये पावर होती है। ठीक है, कि क्या है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब इसको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। तो होता क्या है कि यदि राज्य की विधानसभा और विधानमंडल अगर सत्र में नहीं है और राज्यपाल को ये लगता है कि भाई ऐसी परिस्थितियां बन रही है जहाँ पर तुरंत कार्रवाई करना ज़रूरी है, तो वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश होता है, यह जो है, जब अगर ये जो अध्यादेश होता है बेसिकली क्या होता है कि उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास होती है। बेसिकली देखिए, जो राज्य के पास जो पावर है जिन पर कानून बनाने की, उन्हीं पर अध्यादेश जारी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अध्यादेश है इसका वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि जो राज्य का विधानमंडल है अगर कोई एक्ट बनाता है तो उसका जो प्रभाव होता है वही अध्यादेश का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यह है अध्यादेश की पावर जो कि विधायी शक्ति होती है राज्यपाल की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 213, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखने की बात है एक तो कि 6 सप्ताह तक ये जारी रह सकता है अध्यादेश। ठीक है, और जो नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की जो अवधि है पूरी होने से पहले इसके अनुमोदन का संकल्प पारित होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 6 सप्ताह से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अध्यादेश जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये राज्यपाल के पास पावर है कि वो जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए विधानमंडल इसका अनुमोदन नहीं करती तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये मेन कुछ बातें थी अध्यादेश के बारे में जो हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन 1 अध्यादेश जारी करने की, क्षमादान की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति, या फिर मंत्री परिषद निर्माण की शक्ति। तो देखिए, जस्ट अभी हमने चर्चा की है, काफ़ी विस्तृत चर्चा हमने जो है अध्यादेश पर की है, आर्टिकल 213 पर, कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं। देखिए, सवाल तो कैसा भी बन सकता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है देखिए 6 सप्ताह की जगह 6 महीने लिख के आपको दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, हो सकता है डेज के हिसाब से पूछ ले। तो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213। देखते हैं अगला सवाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन 1 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीने। तो देखिए, अभी अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है। तो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश की, तो इसका सही आंसर होगा 6 सप्ताह। ठीक है, यानी कि विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, जो 6 सप्ताह की जो अवधि है उसके दौरान क्या होना चाहिए, विधानमंडल द्वारा इसका जो अनुमोदन का संकल्प पारित होना चाहिए। अदरवाइज ये क्या होगा, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो डिपेंड करता है विधानमंडल पर। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राज्य विधानमंडल द्वारा। अपना अगला सवाल देखते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी कि अगर विधानमंडल का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मंत्री परिषद की सलाह से, या हाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नहीं,
क्योंकि जब सत्र चल रहा है तो जो विधानमंडल है वो कोई बिल लाएगी, उसके बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, वो साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश की ज़रूरत ही नहीं है। अध्यादेश तो कब ज़रूरी होता है? जब सत्र नहीं चल रहा होता और राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे कार्रवाई करना ज़रूरी है, तब राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वो अध्यादेश जारी करें, और उसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसे कि एक्ट का होता है। तो कई बार देखा गया है कि इस जो अध्यादेश शक्ति है इसका मिसयूज़ किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सुमेलित नहीं है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 161। यानी इसमें ये जो सवाल है ये कह रहा है कि कौन सा जो पेयर है वो सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा है राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, आर्टिकल 165। ऑप्शन 3 है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, आर्टिकल 174। ऑप्शन 4 है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 123। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये 123 नहीं है, ये क्या है 213 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी के जो है सही मैच है कि जो सदन को आहूत करेंगे कौन, 174 आर्टिकल में दिया गया है राज्यपाल। आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। इसके अलावा जो है कि जो ये शक्तियाँ होती हैं क्षमादान की शक्तियाँ, ये आर्टिकल 161 में दी हुई हैं। देखते हैं अपना अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 223, आर्टिकल 323, आर्टिकल 333 या फिर 303। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 333 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो आर्टिकल 333 क्या कहता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी उसका जो प्रतिनिधित्व है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो वह क्या कर सकता है, विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य, कितना, एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। और प्रेजेंट टाइम में जो प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरह के सवाल अब ना आए, पर आप जो है फिर भी याद रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप हो सके जितनी चीज़ों को जो है पढ़ ही लें तो ज़्यादा सही रहेगा। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य के शासन किसके नियंत्रण में होता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो बात कर रहा है यहाँ पे आर्टिकल 356 की, तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, ठीक है, या नहीं चलाया जा सकता, तो क्या होता है कि वह राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में क्या करेगा, रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि भाई सही से जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है शासन नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति को बताता है। ठीक है, एक रिपोर्ट भेजता है, और राज्यपाल की रिपोर्ट के बेसिस पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। ठीक है, किसके प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनसे जो है क्या हो सकता है, जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप अच्छे से इन पॉइंट्स को याद रखिए और इनको हाईलाइट करके रख लिया करो आप जब भी आप पढ़ते हो, ताकि जब वापस आप इसको रिवाइज करने बैठो तो जो मेन पॉइंट है उस पर आपका ध्यान जाए। अब बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 20, 30, 40 या 50।
ठीक है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने, यानी कितने जो कम से कम सदस्य वो पक्ष में होने चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 40। सदस्यों की समग्र संख्या का यानी टोटल जो संख्या है उसका कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कितने सदस्य चाहिए, कम से कम 40। ठीक है, और आप कह सकते हो सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग। तो हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की। ठीक है, देखते हैं अब हम अपना अगला सवाल। तो राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग, कौन महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके ऑप्शन से मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। तो ये नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, हमने बात की थी पहले ही महाधिवक्ता के बारे में, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, तो जो आरपीएससी है उसके अध्यक्ष और सदस्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन कौन, महाधिवक्ता, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, अन्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो कौन कौन से करते हैं, महाधिवक्ता, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एवं राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति। और इसके अलावा कौन है, जो राज्य पोषित हैं। देखिए आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्या बात हो रही है यहाँ पे, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। ठीक है, अन्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन है, वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं की जाती। तो मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य पुलिस महानिदेशक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो पुलिस महानिदेशक है राज्य के, उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। बाकी तीनों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये चर्चा जस्ट अभी हमने इससे पहले के सवाल में की। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के, देखिए ये सवाल जो बार बार आपको दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि इसके एक्सप्लेनेशन में से कोई सवाल बन जाए, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन उनको राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो देखिए इनमें से कौन कौन से सही हैं। आर्टिकल, देखिए इन आर्टिकल्स की हमने बात की थी, 165 में है ये। ठीक है, तो अभी हमने बात की आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, लेकिन बात हो रही है कि किसको पद से हटा नहीं सकते। तो हमने बात की थी पिछली वीडियो में, जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल की इच्छा के अकॉर्डिंग। यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी के सदस्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 राज्य का अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, उपयुक्त सभी। तो गवर्नर इन सबको चुनते हैं, अटॉर्नी जनरल, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि एम पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी। यानी कि पुंची आयोग ने निम्न में से जो ऑप्शन दिए हुए कौन महाभियोग लगाएगा, इस तरह की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है राज्य विधानमंडल, संसद, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल एवं राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। तो एम पुंची आयोग ने कहा था कि राज्य विधानमंडल जो है वो राज्यपाल पर महाभियोग चलाए, इस तरह की सिफारिश जो है उन्होंने की थी। तो एम पुंची आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की, ठीक है क्या, 5 साल के एक निश्चित कार्यकाल की तथा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लगाने के प्रावधान की सिफारिश की थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन सेकंड, राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, या फिर राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो राज्यपाल सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल का सचिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। देखिए कितना छोटी सी बात है, ठीक है, जिस पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जबकि क्या आएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि जो स्वविवेकी शक्तियाँ होती हैं तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मंत्रियों ने क्या सलाह दी, इसको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। राज्यपाल को जो मृत्यु दंड से जो विरुद्ध जो क्षमादान की पावर है वो प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो प्रशासनिक सहायता है उनके लिए क्या है, सचिवालय काम करता है। ठीक है, राज्यपाल। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है आपके द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा अति सम्माननीय हिंदी में। ऑप्शन नंबर 3 है हिज या हर एक्सीलेंसी अंग्रेजी में अथवा महामहिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है आपके हिज और हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में तथा महाराजा धीराज या महारानी धीराज हिंदी में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो सही है कि जो नवीन प्रोटोकॉल न्यू प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑनरेबल, यानी माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो थे राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें संशोधन किया। किसने, राम नाईक। तो राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 कब 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह, महानुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और जो शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले महामहिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती, सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान या फिर अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, तीनों जो पॉइंट है वो आपके सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों और कृत्यों के अनुसार
निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। तो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी इनके पास होती है, जैसे कि अध्यक्ष, तो राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान, ठीक है, तो जो राजस्थान में जो सैनिक बोर्ड है, राज्य का जो सैनिक बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष होते हैं। और राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए जो समेकित निधि की जो प्रबंधन समिति होती है उसके भी क्या होते हैं, अध्यक्ष। किसके, पूर्व सैनिकों के जो लाभ हैं उनके लिए समेकित निधि की जो प्रबंधन समिति है, मैनेजमेंट कमेटी जो है, उसके अध्यक्ष होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में है, वहाँ के संरक्षक होते हैं स्काउट और गाइड राजस्थान। तो देखिए अभी हम अध्यक्ष की बात करते हैं और यहाँ पे क्या है, संरक्षक। तो देखिए आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हम अध्यक्ष पढ़ते आ रहे थे, अब यहाँ पर आया संरक्षक। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान की जो स्टेट ब्रांच है वो, और इसके अलावा राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो हमें बताना है कि दो जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहला, राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो हम बात करें इसमें से सही स्टेटमेंट की, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जो राज्यपाल है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के क्या होते हैं, अध्यक्ष। बाकी देखिए उन्हें स्वविवेक की शक्ति प्राप्त होती है, लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होते, जो राज्य के होते हैं उनके होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो अभी वैसे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री या फिर गृह सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल। देखते हैं अपना अगला सवाल। सही उत्तर चुने। तो ये CET और RS में भी देखिए सवाल आ चुका है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। ऑप्शन 1 सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सभी निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालय और राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। तो अभी अभी हमने इस बात की चर्चा की है कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 केवल राज्य के विश्वविद्यालय जो राज्य पोषित हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुलाधिपति। ठीक है, ये याद रखिए क्या होते हैं, और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या होते हैं, कुलाधिपति। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो बड़े लेवल पे कौन है, राज्यपाल। फिर नियुक्ति किसकी करते हैं, जो कुलपति होते हैं इनके राज्य के विश्वविद्यालयों के, उनकी। देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। ठीक है, तो कुलपतियों और उपकुलपतियों की। राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। यानी ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल नहीं हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य पोषित, उनके कुलाधिपति होते हैं, ना कि सेंटर के। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल जो है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? आपके ऑप्शन है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति या फिर सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जो सामान्य प्रयोजन से संबंधित समिति है उसमें क्या होता है कि सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। अब आप इसमें व्याख्या देखते हैं तो याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और सरकारी आश्वासन से संबंधित समिति में क्या होता है कि 15 से अधिक सदस्य नहीं होते। कितने? 15 से अधिक। जबकि सामान्य प्रयोजन से संबंधित जो समिति है उसमें ऐसा नियत नहीं है। ठीक है, नहीं पहले से निर्धारित नहीं है कि कितनी संख्या होगी। देखते हैं अब हमारा अगला सवाल, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो ये बात कर रहा है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही बात कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, कैसे केवल कदाचार के आधार पर, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा आर्टिकल 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। और किस बेसिस पर? कदाचार के बेसिस पर, ठीक है, हटाया जा सकता है। तो जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो राज्यपाल के पास सिर्फ ये पावर होती है कि वो उसको क्या करे, अध्यक्ष को या सदस्य को निलंबित कर दे, ठीक है, बर्खास्त नहीं कर सकता। तो ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये बात सही है कि जो राज्यपाल है वो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। सिर्फ ये बात सही है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये पूछा है कि सही बात कौन सी नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है यानी कि गलत जो है वो है आपका स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान, तो जो रीजंस हैं वो क्या है, संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, या फिर राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए होता क्या है कि जो धन विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही उसको स्थापित किया जाता है। जब ऑलरेडी उसकी पूर्व सहमति थी तो इसलिए वापस वो पुनर्विचार के लिए नहीं उसको लौटा सकता, जबकि जो सामान्य विधेयक होते हैं उनको जो राज्यपाल है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो ये पूछा था सही नहीं है, तो पहला ही स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की।
राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा क्षेत्र? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। पहला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि राज्यपाल को अनुसूचियाँ के प्रशासन के संबंध में, यानी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या पूछा है? सही स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे। दूसरा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, जो राज्य का राज्यपाल है विनियम बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं इसमें सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है का जो 244 का क्लॉज फर्स्ट जो आर्टिकल है, इसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में, ठीक है, कौन से जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हैं ऐसे जो राज्य हैं उनमें क्या होता है कि जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, और होता है क्या है कि राज्यपाल जो है अनुसूचित क्षेत्रों वाले जो राज्य के लिए किसी भी नियम को राष्ट्रपति की सहमति से निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की सहमति और कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत था कि जो राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, जबकि बनाते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से निरस्त या संशोधित उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, तो जो बचे हुए सवाल हैं राज्यपाल से संबंधित उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप बाकी की 3 वीडियोस जो हैं, जो ऑलरेडी 2 हम बना चुके हैं और एक ये वीडियो, आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये रिवीजन के लिए हैं वीडियोस, तो आप इनसे आराम से रिवीजन कर सकते हैं कम टाइम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी जो सवाल बचे हुए हैं उनके साथ। थैंक यू।